बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कानूनी बैठक प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान तारिक राजपूत जिलाल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर और हमेशा की तरह शरीके गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में मेरे साथ होंगे। माहिर कानून है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरी मुराद जनाब मलक मोहम्मद ज़हीर अमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है बड़ा अहम प्रोग्राम है। जैसा कि मैंने बताया कि इन प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद आसान अल्फाज के अंदर जो कानून है, जो कवानीन है, उनकी आगाही आपको देना है। और आज का प्रोग्राम जो तरतीब है, जिस तरह हमने पहले बात की विरासत के हवाले से बात की, गिफ्ट के हवाले से बात की, उसके साथ साथ जो हमारी विरासती जदाद होती है उस पर भी मलक ज़हीर अमान साहब ने बड़े मुद्दल अंदाज में आपको समझाया। और आज का जो प्रोग्राम है वो हमारा प्रोग्राम है जी, इसमें हम बात करेंगे वक्फ़ के हवाले से। और क्योंकि इस्लामी कवानीन को भी देखते हैं और जो मौजूदा राइज कानून है उसमें जो वक्फ़ी तहरीरी तौर पर क्या पोजीशन बनती है और फिर साथ साथ ज़बानी जो वक्फ़ है उसके बारे में क्या जो राय देंगे मलक साहब। तो सबसे पहले तो मलक साहब वेलकम टू द शो जी। जी अस्सलाम वालेकुम जलाल साहब, बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया देसी टीवी का भी कि आपने हमें ये मौका देते हैं कि हम आसान अल्फाज में अपने नाजरीन को, अपनी आवाम को ये कानून की आगाही दे सकें। अच्छा मलक साहब, माशाल्लाह बड़े इसमें पहले भी बताया कि ऑक्सीजन मिलती है, जो इस तरह के लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं ख़ासतौर पर जो सियासी बैठक जो प्रोग्राम के ऊपर। तो मैं सबसे पहले मलक साहब आपसे जो मेरा सवाल है वो ये है कि जो वक्फ़ है इससे क्या मुराद है और जो वक्फ़ प्रॉपर्टी है इससे क्या हम मुराद लेंगे। देखें जलाल साहब, हमने इससे कबल जो बात की थी वरासत की, उसके अंदर हमने बात की थी हिबा की और फिर हमने बात की थी वसीयत की। इसी तरीके से आज हमारा जो मौजू है वक्फ़, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर जो मुसलमान हैं उनको ये हुक्म दिया या अख्तियार दिया कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी मनकूला और गैर मनकूला अल्लाह की राह में वक्फ़ करना चाहिए। वक्फ़ का बेसिकल मतलब ये होता है कि अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा या सारी प्रॉपर्टी अगर आप वक्फ़ करना चाहिए, यानी वक्फ़ का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी मिसाल के तौर पर एक हॉस्पिटल है या बिल्डिंग है या मकान है, आप उस प्लाट को अल्लाह की राह में अल्लाह के नाम कर देते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में आप उसके मालिक नहीं रहते, और वो प्रॉपर्टी जो होगी वो परमानेंट जो है ना फीस भी हो जाएगी, अल्लाह के नाम पे वक्फ कर देंगे। उसका जो बेनिफिट किसको मिलेगा? पब्लिक को मिलेगा। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो आप अल्लाह की राह में वक्फ कर देते हैं और जिस प्रॉपर्टी से फ़ायदा आवाम को हासिल होता है उसको हम कहते हैं वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें डेफिनेटली जो अगला क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड और बड़ा अहम है कि वक्फ करने की क्या शराइत हैं और कौन वक्फ कर सकता है। हाँ देखें, ये जलाल साहब ये भी बड़ा अहम सवाल था कि इसकी नहीं वक्फ कौन कर सकता है। वक्फ वो जो मालिक होगा प्रॉपर्टी का, और वो आकल होना चाहिए, बालग होना चाहिए और मुसलमान होना चाहिए। एक मुसलमान जो उसकी पास प्रॉपर्टी हो और वो अकल भी है, बालग भी है, साउंड माइंड है, यानी आज़ाद हसीयत में। हमने इससे पहले हिबा की बात की थी, उसकी शराइत भी यही थी कि वो शख्स जो मालक है, काबज़ है और अकल है, बालग है, शऊर रखता है, समझदार है, वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है। अच्छा मतलब वक्फ तो कर सकता है, लेकिन मैं अगले सवाल से जाने से पहले क्योंकि नाजरीन जो हैं वो हमसे, और मैं नाज़रीन ये भी बताया चलूँ कि इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में जो आपकी तरफ से सवालात हैं वो भी हम मलक साहब से पूछेंगे। मलक साहब, ये जो वक्फ़ है ये तहरीरी करना ज़रूरी है या ज़बानी भी जो है वो कोई अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है? देखिए, इस्लाम के अंदर तो तहरीरी भी है और ज़बानी भी है। इस्लाम के अंदर तो बेशुमार मौक़ों पर आप सल्लम ने सहाबा कराम की मिसालें मिलती हैं, उन्होंने ज़बानी वक्फ किए हैं। लेकिन इस दौर के अंदर, अगर हम जिस दौर के अंदर रह रहे हैं, वह यहाँ पर मेरी तजवीज़ या मेरी एडवाइस ये है कि तहरीरी जो है वो वक्फनामा बहुत ज़रूरी है। अगर आप तहरीरी नहीं करते तो बहुत से मसाइल जो है ना वो आपको उनका सामना करना पड़ेगा। अच्छा, तो वक्फ के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है, जिस आपने हिब्बा का जिक्र किया, जो गिफ्ट के हवाले से बात की, विरासत के हवाले से, वसीयत के हवाले से, तो इसके लिए भी आपको प्रॉपर जो है वो कंसर्न जो पर्सन है उसके पास जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। देखें, अगर आप वक्फनामा तैयार कर रहे हैं, जब आप कोई प्रॉपर्टी वक्फ करते हैं तो उसके लिए चंद शराइत हैं जिनका आपको जानना ज़रूरी है। एक नंबर पे जो वक्फ बंदा कर रहा है उसको वो मालिक, काबज़ मैंने कहा, मालिक भी हो, काबज़ भी हो और अकल भी हो, आज़ाद भी हो, समझदार भी हो। और फिर जो प्रॉपर्टी वो वक्फ कर रहा है वो वक्फनामा के अंदर उसका मेंशन करना ज़रूरी है कि फ़लाँ प्रॉपर्टी है, उसका जो भी नंबर है, नाम है, जिस केवट में उसका मेंशन करना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जिस मकसद के लिए वो प्रॉपर्टी वक्फ की उसका भी वक्फनामा के अंदर लिखना या तयन करना ज़रूरी है कि ये जो प्लाट है, मकान है या जो प्रॉपर्टी है, मनकूला है या गैर मनकूला है, किस मकसद के लिए वक्फ की जा रही है, उस वक्फनामा के अंदर इसका मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद गवाहान का होना ज़रूरी है और बाकायदा ये वक्फनामा आपका तहसीलदार के पास जो मुतलका डिपार्टमेंट है रेवेन्यू का, वहाँ पे ये रिकॉर्ड होगा, रजिस्टर्ड होगा। अच्छा मतलब साहब, इसकी इकसाम के ऊपर अगर मैं बात करना चाहूँ और पूछना चाहूँगा कि वक्फ की कितनी इकसाम है? देखें जलाल साहब, कुरान पाक के अंदर जो अगर हमने बात कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ की, मुसलमानों की जो वक्फ है, देखें दुनिया के अंदर बेशुमार जो एक्ट हैं वो वक्फ के लिए हैं, लेकिन हम आज हमारा जो मौजूद है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर जो वक्फ का हुक्म दिया गया
उसमें दो तरह का वक्फ होता है। एक होता है वक्फ फी सबिलिल्लाह, कि कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह की राह में वक्फ कर देता है, मसलन मस्जिद बना दी, जनाजागाह बना दी, रस्ते के लिए जगह छोड़ दी, या कोई और मतलब गुजरगाह बना दी, तो वो होती है फी सबिलिल्लाह, जिससे पब्लिक एट लार्ज को फ़ायदा हो। एक होती है कि वक्फ अलील औलाद, एक शख्स अपनी औलाद के लिए वक्फ करता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स हॉस्पिटल बना देता है, अब उस हॉस्पिटल को वो कहता है जी ये मेरी औलाद के लिए मैंने वक्फ किया है, इसको औलाद के लिए कर रहा हूँ। अब उसकी औलाद में बेटे हैं, बेटियां हैं, जो मियाँ बीवी हैं, जो भी इसके हैं रिश्तेदार, जो उसके करीबी हैं या अपनी औलाद हैं, यानी बेटे बेटियों के बच्चे, या जब तक वो उनकी नस्ल चलती रहेगी वो उसकी औलाद उससे बराबर फ़ायदा उठाएगी। देखिए वरासत में जलाल साहब ये होता था कि बेटी को आधा हिस्सा मिलता था, लेकिन जब वो अपनी औलाद के लिए करेगा तो उस बेटे या बेटियां हैं या उनके आगे बच्चे हैं जो उसकी नस्ल चलती रहेगी, वो उन सब उस प्रॉपर्टी से उसको फ़ायदा हासिल होगा। तो इसको हम कहते हैं कि औलाद के लिए वक्फ करना। दूसरा होता है फीस बिल्लाह, मतलब दो इकसाम है जिसमें आप बताया, एक तो और तीसरा होता है, उसमें तीसरी किस्म ये होती है कि मतलब कुज़ाई वक्फ उसे कहते हैं, यानी जिसमें फैमिली को भी फ़ायदा हो रहा है और पब्लिक को भी हो रहा है। यानी उसको मतलब आप कह सकते हैं कि यानी पार्शल, यानी फैमिली को फ़ायदा हो रहा है उस वक्फ से। मिसाल के तौर पर एक हॉस्पिटल है, आप कहते हैं जी इसमें से 50 लाख रुपए जो 50,000 रुपये रेंट आएगा वो फैमिली के लिए होगा, उसको फ़ायदा पहुंचेगा, और बाकी जो इनकम होगी वो पब्लिक के लिए होगी। मतलब पार्शली भी मतलब आप कर सकते हैं, दोनों जो साइडों पे है, पब्लिक एट लार्ज के वाले से आपने बात की और बाकी जो उसके वारसीन है उसके वाले से भी वक्फ किया जा सकता है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि वक्फनामा बेसिकली है क्या, इसके ऊपर देखिए वक्फनामा बेसिकली एक तहरीरनामा होता है, कि एग्रीमेंट होता है, एक तहरीर होती है, रिटर्न होती है, जिसके अंदर आपने अपनी प्रॉपर्टी का तमाम जो प्रॉपर्टी वक्फ कर रहे हैं किस मकसद के लिए कर रहे हैं, उसका बेनिफिशरी कौन है, उसका मतवली कौन होगा। क्योंकि जब भी आप वक्फनामा तैयार करेंगे, हो सकता है कि एक वक्फ जब बंदा कोई अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करता है तो हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, तो उस चीज़ों से बचने के लिए वो अपना एक मतवली मुकर्रर करता है। उस वक्फनामा के अंदर उस तमाम चीज़ों की प्रॉपर्टी की जिस मकसद अपना वक्फनामा तैयार किया गया है, तमाम चीज़ों का वहाँ पे रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, और ये एक तहरीर होगी और बाकायदा रजिस्टर होगी तहसीलदार के पास, या जो भी मुतलका रेवेन्यू का डिपार्टमेंट होगा वहाँ पे ये रजिस्टर्ड होगी। अच्छा मलिक साहब, जिस तरह आपने बात की, डेफिनेटली जिस तरह आपने बताया मुस्लिम लॉ के हवाले से आपने बात की है, तो वक्फनामे की जो ज़रूरत और अहमियत है, देखिए कोई शक नहीं है। देखिए माशरे को कायम रखने के लिए कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने नवाजा होता है, ये चीज़ें जो हैं, तो आप क्या कहेंगे इसकी ज़रूरत और अहमियत के बारे में? देखें जलाल साहब, इस माशरे के अंदर जिस वक्त हम जिस दुनिया में अभी हम रह रहे हैं, 2023 का गुजर रहा है, अगर हम इस सदी की बात करें तो ज़बानी जो अगर कोई भी चीज़ें होती हैं वो अदालतों पे फिर उनको साबित करना, और फिर बहुत से मसाइल, क्योंकि हम इतने झूठे हो चुके हैं, इतने मकार हो चुके हैं कि हम अगर अब्बा जी ने कोई वसीयत की भी है तो हम उसको मानते नहीं हैं। यानी ज़बानी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। देखिए कुरान पाक के अंदर भी ये हुक्म दिया गया है कि जब भी आप लेन देन करो तो उसको तहरीर कर लो और 2 गवाह बना लो। तो मेरे हिसाब से ये तहरीरी वक्फनामा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मामला कोर्ट में जाएगा या मामला जिरगे में जाएगा तो फिर आपके लिए साबित करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है जिसने वक्फनामा प्रॉपर्टी वक्फ की हो वो मर गया हो, तो उसकी औलाद पीछे उसके ऊपर अमल ना करे, या उसको कोई एक बेटा अमल ना करे, तो तहरीर जब होगी तो एक सबूत होगा, एक प्रूफ होगा। अच्छा मलिक साहब, प्रोग्राम के आखिर में अब जो लोगों की तरफ सवाल हैं खासतौर पर वक्फ के वाले से जो मिले हैं, उसके वाले से जो पहला सवाल ये है कि एक शख्स ने मर्जुल मौत में प्रॉपर्टी वक्फ की, इसकी शरई व कानूनी हैसियत क्या है? देखें इसमें सबसे पहले तो मैं नाज़रीन को बता दूं कि जो मर्जुल मौत का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा शख्स जो बीमार था और 6 महीने लगातार वो बीमार रहा और इसी दौरान उसकी डेथ हो जाती है। यानी एक शख्स बीमार था, कैंसर का मर्ज़ था या कोई और बीमारी थी, उस मर्ज़ की वजह से उसकी 6 महीने के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे मर्जुल मौत। अब इस दौरान अगर कोई वो वसीयत करता है या ये जो वक्फ की बात करता है तो वो उसकी वक्फ की जो है ना वैलिड नहीं होगी, क्योंकि उसके अगर वारसान की रजामंदगी शामिल होगी। अगर वो वैलिड भी होगी तो सिर्फ उसका तीसरा हिस्सा, यानी अगर 3 कनाल जगह वक्फ की है तो उसका यानी तीसरा हिस्सा 1 कनाल बनती है, यानी तीसरा हिस्सा जो है उसको हम वैलिड तस्वर करेंगे। यानी मर्जुल मौत में तीसरा हिस्सा उसको हम बतौर वसीयत ले लेंगे, लेकिन मतलब उसमें यह है कि अगर उसके वारसीन जो है वो उस पर एतराज़ करते हैं तो फिर उसकी वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर ये हुक्म दिया गया कि मर्जुल मौत में हमने शुरू में बात की थी कि जब भी कोई वक्फ करेगा तो वो साउंड माइंड होना चाहिए, वो आज़ाद अक्ल और बालग हो। क्योंकि जब बंदा बीमारी में होता है और उस बीमारी में उसकी डेथ हो जाती है तो वो फिर ये होता है कि वो फिर उसकी अपनी उस शख्सियत में नहीं होता, उसका माइंड सेट हाज़र नहीं होता। तो यहाँ बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। इस वजह से यहाँ पे बताया गया कि उसके जो वारसान है उनका एग्री होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा अगला सवाल मलिक साहब वो ये है कि अली ने अपनी ज़िंदगी में 2 कनाल ज़मीन जो है वो वक्फ़ की,
कि वो इस जगह पर मस्जिद बनाएगा, लेकिन उसकी वफ़ात के बाद उसके बेटों ने इस जगह को बेच दिया और मस्जिद ना बनाई, इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? देखें, बात यह है कि अगर तो देखें तहरीर हुई है, अगर तो उसका तहरीरनामा वक्फनामा मौजूद है, गवाह मौजूद हैं, तो उसके बेटे ऐसा नहीं कर सकते। यानी अगर तो वो ज़बानी नहीं है और साबित भी नहीं हो सकता जी कि ये वाकई ये प्लाट जो था मस्जिद के लिए वक्फ किया था, फिर इसका मामला कुछ और में तरफ जाएंगे। लेकिन अगर तहरीर वक्फनामा मौजूद है, एक एग्रीमेंट मौजूद है जिसमें उनके वालिद साहब ने उस मज़कूरा प्रॉपर्टी को वक्फ किया था मस्जिद के लिए, तो फिर उसके बेटे उसको बेच नहीं सकते। तो फिर कोई शख्स भी जाके कोर्ट में उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे सकता है कि जनाब ये फ़लाँ शख्स ने अपने जो अगर उसका बेटा को समझता है कि मेरे भाई ज़्यादती कर रहे हैं, कोई शख्स भी जाके एप्लीकेशन देगा तो बाकायदा वो उस जगह पर मस्जिद ही बनेगी, क्योंकि वो एक वक्फनामा जो था वो मौजूद है और सबूत मौजूद है, वहाँ मस्जिद ही बनेगी। लेकिन इसमें मतलब साहब एक और बात जिस तरह आपने बात दरमियान में की थी कि तहरीरी जो आपकी है वक्फनामे के हवाले से वो होगी, तो फिर कोई भी बंदा जाके उसको चैलेंज कर सकता है। लेकिन अगर ज़बानी नहीं है तो फिर ज़बानी चीज़ें जो होती हैं उसको भी साबित करना, फिर गवाहों की वो हो सकती है, ज़बानी की भी वैल्यू होती है, लेकिन उनको साबित करना, जलाल साहब आप खुद एक वकील भी हैं, उनको भी साबित करना मुश्किल होता है। लेकिन तहरीरी जो है वो डेफिनेटली हर चीज़ की वैल्यू जो होती है। जी नाज़रीन, मतलब साहब बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने वक्फ कानून के हवाले से हमारे जो एक्सपर्ट थे मलिक मोहम्मद ज़हीर आवान साहब, उन्होंने डिटेल से आपको बताया। आपके जो फीडबैक है उसका हमें इंतज़ार रहता है। अगर इस हवाले से कोई भी आपका सवाल हो आप हमें पूछ सकते हैं। इसी के साथ अपने नाज़रीन तारिक राजपूत जिराल को देसी TV USA के स्टूडियो से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का निगहबान हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।